नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेबाक चर्चा। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय है और मैं इस साल की अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानता हूं कि मुझे ये मौका मिला है मंच साझा करने का हेमंत दा के साथ। हेमंत बिष्ट जी, आप उत्तराखंड राज्य गीत के रचयिता हैं और राष्ट्रपति के द्वारा आप पुरस्कृत हैं। पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं दादी, और आपकी सारी कथा आप ही की जुबानी, क्योंकि इस आवाज़ को सुनने के लिए ये कान बेहद तरस रहे। धन्यवाद धन्यवाद अनिल जी। जी, मैं पहले वही राष्ट्रीय पुरस्कार पे ही सबसे पहले आते हैं। अनिल जी, हम 8 भाई बहन हैं, 7 बड़ी बहन है, 8वां में जी। तो मेरे पिताजी ने ऐसे संस्कार डाले कि हम शिक्षक बने, उनमें से अधिकांश भाई बहन। और शिक्षक बनने के बाद एक बार मेरे किसी मित्र ने पिताजी से कहा कि ये टीचर ही रहेगा, ये PCS IAS की तैयारी नहीं कर रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा। तो पिताजी ने उनको कहा था कि देखिए, इस दुनिया में हर काम हर एक को बटा है। अगर आपने जो काम आपको मिला है उसी काम में थोड़ा सा अच्छा कर दिया तो आपकी पहचान अलग बन जाती है। हर आदमी जिलाधिकारी नहीं बनेगा, हर आदमी बैंक अधिकारी नहीं बनेगा। तो मेरे मन में वो बात घर कर गई। तो मैं शिक्षण में मेरे को रुचि थी, तो बस आप लोगों की सद्भावना रही कि 2002 में कलाम साहब के हाथ राष्ट्रीय पुरस्कार मुझे मिला। और एक बात और बताऊं, मेरे से बड़ी दीदी को भी 2007 के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। किस उसके लिए? शिक्षण में, टीचिंग के। मैं कहता हूँ आप लेखन, नाट्य कार्य और मंच संचालन और ये आवाज़ जो साथियों आप सुन रहे हो, उत्तराखंड का हर वो बड़ा मंच जिसके बारे में आप जानते हैं या कल्पना करते हैं, यह आवाज़ आपको हर उस बड़े मंच पर मिलती है, फिर चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का ही प्रोग्राम क्यों ना हो। तो ये कैसे करके, मतलब ये सब चीज़ें आपकी ये जो जर्नी रही है, सब कुछ कैसे रहा? शिक्षा कहाँ से रही, किस गांव से आप निकल के आए? ये एक साधारण सा व्यक्ति और राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति से पुरस्कृत होना, ये सब आप लोगों की सद्भावना, माता पिता का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा होती है। अनिल जी, हुआ क्या कि जैसे बचपन में अगर बड़ी बहनें हैं, मैं सबसे छोटा, तो लाडला रहा। और जो कुछ भी मैं कहता था उनको लगता था इसने पता नहीं क्या जो कर दिया। तो वो उत्साहवर्धन मैं अभी भी अपने अभिभावकों को बताता हूँ कि अगर आपका बच्चा कुछ अच्छा करता है तो ज़रूर उसका उत्साहवर्धन कीजिए, तो तभी वो आगे बढ़ेगा। तो जो कुछ भी मैं कहता था, जब घर वाले खुश होते थे, पास पड़ोसी खुश होते थे, तो मुझे लगा कि ये अच्छा करना चाहिए, वो उत्साहवर्धन मिला। तो धीरे धीरे फिर लेखन में रुचि बढ़ी। थोड़ा मेरे पिताजी अच्छे शास्त्रीय गायन करते थे, होलियाँ गाते थे। माताजी मेरी कल्चर पर बहुत ज़्यादा डिवोटी थी। मतलब उस ज़माने में हमारे यहाँ पहाड़ में रौतियाली हुआ करती है। जैसे जिस दिन लड़के की बारात लड़की के यहाँ जाती हैं, तो यहाँ की जो महिलाएं होती हैं वो कुछ ना कुछ मनोरंजन क्रिएट करते हैं। तो ये बड़ी क्रिएटिव हुई मेरी माँ। तो वो रतियाली में बहुत सारे कार्यक्रम कराती थी, हम सब से भी और महिलाओं से। तो धीरे धीरे कल्चर के प्रति रुझान बढ़ता गया। फिर मेरी दीदी बहुत अध्ययनशील रही है, हंसा दीदी, जो दिवंगत हो चुकी है गत वर्ष। तो उससे भी बहुत कुछ पढ़ने को, सीखने को मिला। 3-4 भाई बहन हम लोग बैठ जाते थे, दीदी बिल्कुल बारी लगवाती थी कि इस किताब का यहाँ से यहाँ तक ये सुनाएगा, उसके बाद फिर दूसरी दीदी सुनाएगी, तीसरी दीदी सुनाई। तो हम में भी कंपटीशन होता था कि किसके शब्द अच्छे आ रहे हैं, कौन अच्छा बोल रहा। तो धीरे धीरे फिर वो आदत में शुमार होता गया। मैं एक साफ सीधे शब्दों में एक बात बताता हूँ, उत्तराखंड लोकगीत आपके द्वारा लिखा गया है। जी जी जी। नरेंद्र नेगी जी से खासी आपकी मुलाकात रही। तो ये सब लोकगीत लिखना और इतना उसको, मतलब पूरी उत्तराखंड की धरोहर को लेखन के जरिए लोगों तक पहुंचाना, ये सब कुछ एक्चुअली एक ऐड निकला था अखबार में, ऐड निकला था कि उत्तराखंड राज्य गीत की भी अब रचना होनी है। मतलब भारतवर्ष में मुझे लगता है कि 11 राज्यों का ही अभी तक राज्य गीत बना है। तो और उसमें कुछ वो दिए गई थी, शर्तें दी गई थी कि उसमें ये होगा, एक स्टैंजा गढ़वाली होगा, एक कुमाऊनी होगा, हिंदी में प्रवेश करेगा, और उत्तराखंड की ये इसमें चीज़ें शामिल होंगी, ये तथ्य शामिल होंगे, और 20 लाइन से बड़ा ये गीत नहीं होगा।
उसके एंट्रीज भी बड़े वैसे देनी थे सर, बहुत ही, मतलब आप अपनी राइटिंग में नहीं दे सकते हैं, टाइपिंग करके दे सकते हैं, नाम नहीं दे सकते हैं उसमें, ताकि वो बड़ा मतलब पारदर्शिता के साथ वो छपे। अब यहाँ से खैर वो भेजा मैंने, और भेजते समय मेरी दीदी ने कहा, हंसा दी ने, तो रात दिन एंकरिंग करने के लिए उत्तराखंड के कोने कोने में जाता है, तुझे वहाँ के अध्ययन है, तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यही शर्तें इसमें मांगी गई हैं। तो खैर भेजा, वो 203 एंट्रीज उसमें भारत की थी, अखिल भारत की, और हमारे विद्वानों ने उसको छाटा। फिर नरेंद्र नेगी जी, जो आजकल अब देहरादून में रहते हैं, उन दिनों शायद पौड़ी में रहते थे वो, आजकल तो देहरादून में हैं, उनका स्वर उसमें हुआ, और वो चयन समिति में बहुत 12-13 विद्वान थे, और अंततः मेरा गीत चुना गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उत्तराखंड का राज्य गीत मेरी कलम से निकला है। कार्की जी के भी काफी करीबी रहे हैं आप। पप्पू कार्की जी, पप्पू कार्की जी, बिल्कुल। ऐसा ना, उत्तराखंड के जो जितने भी छोटे छोटे बच्चे उन दिनों गायन कर रहे थे, तो अक्सर मुझसे कहते थे कि दादा किस तरह का गीत लिख दो। तो पप्पू से मैंने कहा, पप्पू आपको तो आजकल मतलब नई डीजे सभ्यता के गीत चाहिए, और मेरे गीत थोड़ा गंभीर हुआ करते हैं, थोड़ा उत्तराखंडी समस्याओं को लेकर होते हैं, थोड़ा स्लो हुआ करते हैं। पप्पू ने कहा नहीं, मुझे वैसा ही चाहिए। तो मैंने उसके लिए पहला गीत जो लिखा था, सुन ले दगड़िया बात सुनी जा, बहुत पॉपुलर हुआ, और फिर उस तरह के गीतों का ट्रेंड भी चला, मतलब जिसमें भावात्मक जो आदमी परिचर्चा करता, प्रेमी प्रेयसी। और फिर पप्पू के लिए बहुत सारे गीत मैंने लिखे, कामे के न काजे की दुश्मन अनाजे की जैसा हास्य गीत भी लिखा, और लगभग उत्तराखंड के बहुत सारे लोक गायकों के लिए मुझे गीत लिखने का सौभाग्य मिला है। मुझे अच्छा लगता है सर। मैं जितने भी देर आपसे अभी बात की है, मैंने जो ऑफ कैमरा भी आपसे बात की है जी, मतलब मैं कहता हूँ कि मेरे कानों के जरिए से जो आपकी शब्द जो मेरे दिल में जो छू जा रहे हैं, मैं होता हूँ, और मैं सिर्फ फिर समझता हूँ कि मैंने कुछ ही बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोगों का प्लेन में वो रहा है, क्या कहते हैं, अटैचमेंट रहा है, जैसे प्लेन से हम ज़्यादा रहे हैं, हमारा उस आप यहीं रहे हैं, हाँ, हमारी उस सभ्यता से, लेकिन फिर भी बहुत सारा कुछ जो मैंने लिखा है। लेकिन मैं कल जब सैल संस्कृति में आपकी वो आवाज़ सुन रहा था, और मैं बार बार ये कोशिश कर रहा था कि ये आवाज़ मैंने कहीं सुनी है, जी। लेकिन जब मैं अब आपके साथ आप सामने बैठा हूँ, तो तब मुझे समझ में आया कि मैंने वो आपकी आवाज़ वो यूट्यूब में कहीं मैंने आपके बारे में सुना था। और मैं आज जब वो आप मतलब इतनी नेचुरल आवाज़ ये कैसे हो सकती है? बोल बोल के प्रैक्टिस हो गई, या फिर जब हम तो कैमरे के सामने कुछ और होते हैं और कैमरे के बाद कुछ और होते हैं, ये आवाज़ का हमारे तो खासा फ़र्क हो जाता है, लेकिन सेम पिच पे आप यहाँ बोल रहे हैं, सेम पिच पे आप माइक पे बोल रहे हैं, हमसे बात भी उसी भाव से कर रहे हैं। जी। तो ये सब कैसे करके मैनेज कर पाते हैं? इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? ना प्रैक्टिस नहीं, या फिर आप इतनी उम्र के साथ प्रैक्टिस हो गई है? उम्र के साथ भी हो जाती है, और आपको मतलब जो चीज़ आपके भीतर है, बिल्कुल ईमानदारी से अगर आप दिल से कह रहे हैं, तो फिर वही पिच और वही सब कुछ, बिल्कुल वही शब्द आते हैं। फिर मैं पेशे से शिक्षक रहा ना सर, सेवानिवृत्त। हाँ, सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। तो शिक्षक का काम क्या है कि वो बड़ा नेचुरल होकर के बच्चों के साथ, मैं बायो साइंसेज का मैं लेक्चरर रहा, प्रवक्ता जीव विज्ञान। जी, ये पुराने टाइम के जीव विज्ञान का अध्यापक आप है, जो ऐसे करके मौजूदा समय में, तो मैं आज की डेट में कह दूं कि हिंदी को छोड़कर जी बाकी सारे टीचर भी हिंदी बोलना पसंद नहीं करते मोस्टली। नहीं सर, मेरा तो क्या है कि जब हम 11th में बच्चे को पढ़ाते थे, तो नैनीताल का ऐसा कल्चर है कि हाई स्कूल तक उसने सेंट जोसेफ में पढ़ा, या फिर कोई इंग्लिश स्कूल में पढ़ा, और इंटर के बाद गार्जियन हमारे यहाँ भेजते थे। तो 11th में अब आधे बच्चे इंग्लिश मीडियम के हो जाया करते थे, आधे बच्चे हिंदी मीडियम के हो जाते थे, तो दोनों बच्चों को सेटिस्फाई करना। तो मैं ऐसा करता था कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के मन में हिंदी के प्रति अनुराग जाग जाए, और हिंदी वाले अपने को दीनहीन न समझे। धीरे धीरे 11th में मैं छोटे छोटे वाक्यों के साथ इंग्लिश में पढ़ाता था। 12th में आकर के काफ़ी कुछ इंग्लिश में आ जाता था, लेकिन मुझे अपनी भाषा हिंदी के प्रति इतना लगाव है, यहाँ तक कि कुमाऊनी में भी मैं बच्चों से साक्षात्कार और बातचीत करना सिखाता भी था उनको, और कुमाऊनी का भी उतना ही सम्मान है जितना हिंदी के प्रति या अन्य भाषाओं के प्रति। मैं मंच संचालन को लेकर एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरे मन में बड़ा रहता है, मुझे बहुत ये कहा है कि कभी लाइफ में, मैंने एक बार अपने यहाँ वादा किया था सर, मेरे को बड़ा लगता है कि कभी मैं मंच संचालन करूँ जी, तो मैं लोगों को दिखाऊं कि मैं क्या बोल सकता हूँ और क्या बोलना चाहता हूँ। खैर अभी मैं उस
प्रक्रिया से बहुत कोसों दूर हूँ, लेकिन मैं साफ सुथरे शब्दों में आज जब इतने बड़े पेड़ की मैं छाँव में बैठा हूँ तो मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई भी कोना मेरे से छूता रह जाए। मंच संचालन को लेकर कुछ आप अगर कुछ भी आप कहना चाहें, बताना चाहें जो मेरे काम आ सके। अनिल जी, मैं तो जब से आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं आपके आवाज़ का जो पेस है, जो आपके शब्दों का इंटरवल है, उसको देख के ही मतलब पहले से ही मुझे लग रहा है कि भगवान ने आपको बहुत बड़ी गिफ्ट दी है। नहीं, ये मेरे तो लिए ये तो सौभाग्य है। आपके लिए बिल्कुल नेचुरल वो गॉड गिफ्ट है। उसके अलावा सर, मैं तो ये देखता हूँ कि सबसे पहले मंच संचालक को देखना होता है कि आपके आगे ऑडियंस कैसी है। जी। क्या अब ये भी नहीं है कि बिल्कुल आप हर ऑडियंस को खुश कर सकते हैं। आपका अपना एक नज़रिया होना चाहिए, आपकी अपनी पहचान है। जैसे आपके चैनल की अपनी पहचान है, तो लोग उस पहचान के लिए आपकी चैनल को देखते हैं। जी। तो मंच संचालक का अपना एक उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे यहाँ तक, जैसे मेरे लिए लोग अपेक्षा करते हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति परंपराओं को लेकर के यहाँ पर ये आएगा, तो मैं फिर चाहे मुझे संस्कृत में कुछ बातें करनी पड़ी, कुमाऊनी में करनी पड़ी, थोड़ा सा मंच हमारी संचालन हो गढ़वाली जाए में। सर, थोड़ा सा मंच संचालन हो जाए 20-30 सेकंड का आपकी जुबानी। जी, गंगा की पवित्रता और हिमालय की प्रखरता के समन्वय का नाम है देवात्मा उत्तराखंड, और हम इस देवात्मा उत्तराखंड में अपने सभी दर्शकों को प्रणाम निवेदित करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हम आप सभी से अपेक्षा करेंगे कि जितना कुछ भी हम यहाँ पर कहें, सुने, हम अपनी परंपराओं की शालीनता उसके वैशिष्ट्य को बराबर बनाए रखें। क्योंकि कहा जाता है, अक्सर मैं कहा करता हूँ कि लोगों के बीच में कि गिर पड़े गिर कर उठे फिर चल दिए, मंजिलें तय की बहुत सी हमने यूँ। कभी कभी हम किसी भी कार्य को छोटे स्तर से प्रारंभ करते हैं और अंततः शिखर की ओर ले जाना प्रारंभ करते हैं। ठीक इसी तरह हमें अपनी संस्कृति, अपने परंपराओं के हर अंदाज को, अपनी परंपराओं के हर सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, उसके अति विशिष्टता को भी ध्यान में रखते हुए अपनी बातों को रखना होता है। यही मंच संचालन का एक सूत्र मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने अनुभूत किया है। मैंने अभी आपसे ऑफ कैमरा भी ये बात की थी। मैंने कहा था अगर आपको कभी बेहतर लिखने की कोशिश करनी है, किसी के अंदर ये जाग जाए इच्छा, चेष्टा हो कि मैं बेहतर लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए उसकी लाइफ का सबसे पहला फंडा ये है, मेरा मानना है। चाय भी पीते रहेंगे, चाय नहीं तो ठंडी हो ठीक है, जी, हाँ, जी। चाय पे चर्चा। तो उसका सबसे पहला फंडा ये है कि आपको बहुत अच्छी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, अच्छे लोगों का अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा बोलना चाहते हैं तो आपको अच्छा सुनना पड़ेगा, और इससे अच्छा मैं सुन नहीं सकता। इससे मैं आज, अगर मेरे इधर दनाई सर बैठे हुए जिनकी आवाज़ वाकई में मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है, और आज उत्तराखंड की उस सबसे बड़ी आवाज़ के साथ मैं मंच साझा कर रहा हूँ, ये मेरे लिए इस साल का सबसे बड़ा सौभाग्य। और मैं नहीं समझता हूँ कि इस पूरे साल में इससे ज़्यादा बेहतर मैं कुछ अचीव कर पाऊँगा। मेरे पास अंदर एक बहुत बड़ा दर्द है। मैंने कई बार मंच साझा करने के लिए कई बार लोगों से कोशिश की है, लेकिन इस मंच को साझा करने के लिए मेरे पास लोग नहीं मिल पाते हैं। हिमंदा, मैं जो उत्तराखंड का एक मर्म है, जो दर्द है, बिल्कुल, जो आज 24 साल के बाद जो हमने उत्तराखंड की संस्कृति, जो हमारी है, धरोहर है, मैं आज कल सैल समाज में होकर मैं कह नहीं पाया, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि अगर वो सैल समाज जैसे प्रोग्राम आज हो रहे हैं तो फिर भी कुछ बचा हुआ है कहीं। लेकिन ये केवल ये 2 दिन का प्रोग्राम ना होकर, मतलब कुछ इस तरीके से हो कि लोगों को पता चले कि उत्तराखंड कैसे बना है, क्या है उत्तराखंड की धरोहर। क्योंकि पहाड़ में भी से भी स्थिति पिछले कुछ समय से जो पलायन वाला दर्द जो लोगों का है, वो दिखाने की कोशिश रही। अब चुनाव है और मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। पत्रकारिता एक चौथे स्तंभ के एक छोटे से लेवल पे मैं खड़ा हूँ, लेकिन इसके बाद और अगले चुनाव के दौर के बीच में मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं कहीं पहुँचूँ और किसी व्यक्ति से उसका दर्द और उसकी परेशानियाँ पूछने का और उसका मर्म जानने की कोशिश करूँ, लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। क्योंकि उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा ये भी रहा है। मैंने 24 साल में कई उत्तराखंड आंदोलनकारियों से जब इन मामले में बात करने की कोशिश करी था जी, तो उनका ये कहना था कि जिस चाह से, जिस इच्छा से सर हमने उत्तराखंड बनाया था, हम उसके 50% पे भी अभी नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। ठीक है, हम ये कहते हैं हम उस लेवल पे अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो कहाँ वो चूकें हो गई, कहाँ वो चीज़ें हमसे गलत हो गई, या हमारे द्वारा चुनी गई सरकारों से गलत हो गई, या सरकारों के कहाँ डिसीजन गलत हो गए, इस मामले में बात करूँगा। और ये बहुत कठिन एक पथ है, मैं जानता हूँ, इस पर चलना बेहद मुश्किल होगा। क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा था कि उत्तराखंड का अगर मर्म जानने के लिए किसी व्यक्ति के पास जाने पड़े तो मुझे अपने पाँव में छाले करने पड़ेंगे। क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ तक सड़कें नहीं पहुँची हैं,
ठीक है। उत्तराखंड केवल ये नैनीताल, ठीक है, और ये सब चीज़ें नहीं है, झीलें, ये खूबसूरत दृश्य नहीं है। इस खूबसूरत दृश्य के बीच में रहने वाले उस व्यक्ति की डेली की जो ज़रूरतें हैं, जिसके लिए उसको अभाव में रहना पड़ता है, वो सब चीज़ें भी उत्तराखंड का एक मैं कहता हूँ बहुत अछूता सा और एक बड़ा दर्द भरा दृश्य है उस मामले में। बिल्कुल अनिल जी, उत्तराखंड का मतलब नैनीताल, मसूरी या फिर ये हमारा रुद्रपुर, उधम सिंह नगर या देहरादून नहीं है। उत्तराखंड का मतलब समग्र उत्तराखंड है। और जो हमारे उत्तराखंड के, बल्कि मेरी एक कविता इन दिनों में रच रहा हूँ जी। उसमें वो कहता है कि लौट के हमारी घाटी में आ जाओ और यहाँ के वहाँ के एक पत्थर, एक स्लेट्स की खदान बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिससे छत के पत्थर छाए जाते हैं। जी। तो कहता है वो खदान, पत्थर के खदान रो रही है कि जल्दी आओ और पाथर लेके इन जो खंडहर बने हुए हमारे जो मकान हैं, इनके छतों को छा जाओ। तो ये दर्द तो आजीवन, लेकिन मैं कहता हूँ कि जितना मिला है उसकी संतुष्टि के साथ, जितना मिल चुका है हमको, उसकी संतुष्टि का आभास भी हमें होना चाहिए। जी। और कैसे हम अपने पहाड़ के लिए काम संजो कर सके, किस तरीके से वो कर दे, वो चिंता उसकी दुगनी होनी चाहिए। हाँ। संतुष्टि के आभास से चिंता दुगनी होगी तो हम अपने रास्ते की तरफ को जाएंगे। जी। तो मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ कि मैंने, जैसे अभी आपने जो जिक्र कर दिया है जी, मैं एक वो किसी कवि का, शायर का एक लिखा हुआ है कि सड़क तुम अब आई गाँव। हाँ बिल्कुल, हाँ, कि जब पूरा गाँव शहर चला गया, तो कई सारे गाँव का यही हाल है। मैं अभी कुछ टाइम पहले, मैं जब नैनीताल के ऊपर जब हम घूमने के लिए जाते थे, तो मैंने एक चीज़ देखी थी कि किसी मुक्तेश्वर के किसी एक गाँव में होटल बन रहे थे जी, और वहाँ रहने वाले महिला, वहाँ सड़क नहीं थी और वहाँ रहने वाली महिलाओं को तकरीबन 4 किलोमीटर होकर वो कांस फूस वो जो अपने जानवरों के लिए लेके जाना पड़ता है। मेरे सामने इस समय माहौल इस तरीके से हो गया जैसे कोई मधुर संगीत मेरे आजू बाजू बज रहा हो। या फिर सुबह उठ के मैं कहता हूँ, दादी मैंने गाँव में देखा है, जब एक बार मैं पहाड़ में कहीं चले गया था कई सालों के बाद, जब मैं उनके घर पे, जब मैं सुबह उठा हूँ पहाड़ के उस घर पे, तो जब मैंने खिड़की खोली तो बाहर से वो सूरज की रोशनी अंदर आना सुबह 5 बजे का, और वो चिड़ियाओं का चहचहाना, और बड़ा मतलब जिसने गाँव की वो ज़िंदगी जी हो, जिसके अंदर वो गाँव जिंदा हो, वो उस चीज़ों को महसूस करता है, उसने वो चीज़ें सब मतलब संजो के रखी होती है। तो मेरे लिए वही वाला एक वाइब्स आ रही है कि मेरे दोनों ओर इतनी सुरीली आवाज़ें मेरे हैं और मेरे कानों में। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को कामयाब बनाने के लिए महिला का हाथ होता है। मेरी माँ, मेरी वाइफ हमेशा उस मामले में रहती है, लेकिन केवल महिलाएं ही इस चीज़ में वो नहीं होती है। मेरे गुरु, मेरे आदर्श, और मैं कह दूँ सब कुछ, गॉड फादर कह दूँ, तो मैं जो भी कुछ हूँ इसमें बहुत बड़ा एक हिस्सा हरीश दनाई सर का है। सर आज आभार व्यक्त करता हूँ मैं अपने मंच से। बहुत ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, पहले तो आपने समय दिया, कीमती समय दिया, और हर बार जहाँ भी मुझसे कोई गलती होती है, जहाँ मैं बढ़ सकता हूँ आगे, आपने हर वो मौका मुझे दिया है, अपना कीमती समय, आज इस ऐसी स्थिति में आपने मुझे कीमती समय दिया है, तो आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। पहले तो बेबाक चर्चा के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा प्रणाम है। और ये दूसरी मधुर आवाज़ मेरे सामने बैठी हुई है मंच संचालन के लिए। एक दिन गांधी पार्क से मैंने सर आपको सुना था और मैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए अंदर आ गया था। थोड़ा सा आपकी जुबानी हेमंता। सबसे पहले आज उत्तरायणी का पर्व है, सभी दर्शकों को उत्तरायणी पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। और जब हेमंता बैठे होता ना तो फिर मैं निःशब्द हो जाता हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे वो दिन याद आता है कि सन 1996 में मैं रुद्रपुर आया। पहले मेरे नैनीताल जनपद में नियुक्ति हुई थी, मैं भी पेशे से अध्यापक हूँ। और जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ रुद्रपुर में, मेरी ज्वाइनिंग हुई, तो ज्वाइनिंग के कुछ ही दिनों बाद उत्तरायणी का पर्व था और उसमें जनता इंटर कॉलेज में हुआ करता था पर्व। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, क्योंकि मैं किसी को जानता था नहीं रुद्रपुर में, तो जब गया तो बहुत सारी भीड़ वहाँ थी और बैठने की जगह नहीं थी। पीछे से मैं खड़ा हो गया तो मुझे एक बहुत सुरीली सी आवाज़, वो मधुर आवाज़ मेरे कानों तक पहुँची और वो हृदय में घर कर गई वो आवाज़। तो मैं, क्योंकि मेरे आराध्य हम श्री न्यायिक देवता गोलजू के बहुत जी हाँ हमारे जी बिल्कुल उत्तराखंड देवता हैं, तो मैंने गोलजू महाराज से प्रार्थना की, क्योंकि घोड़ाखाल के निकट हेड़िया गांव में मेरा घर है और गोलजू के चरणों में ही हमारा घर है। तो उनसे मैंने प्रार्थना की कि इस महान व्यक्तित्व से मेरी मुलाकात कब होगी, कब मिल पाऊंगा। और पता नहीं कैसे गोलजू ने मेरी प्रार्थना सुनी और 97 या 98 में ऐसा इत्तेफाक हुआ
कि मुझे दाजू से मिलने का अवसर मिल गया, मुझे मुलाकात होगी। और मैं घर आके इतना खुश हुआ, इतना खुश कि मैं धन्यवाद करता रहा गुलजू का कि मैंने प्रार्थना की और आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। और हेमंदा के बारे में तो कहूँगा कि हमारे उत्तराखंड की धरोहर हैं। मुझे नहीं लगता इतना बड़ा विद्वान, इतनी जानकारी लेखन के क्षेत्र में और नाटक के क्षेत्र में और संचालन के क्षेत्र में इतना बड़ा व्यक्तित्व कोई उत्तराखंड में होगा या भारतवर्ष में होंगे शायद, हो सकता है, मैं नहीं जानता हूँ। मैं एक बात आप दोनों को बता दूं, बिल्कुल कह दूं, मुझे कैसी फीलिंग आ रही है हेमंदा कि एक महंगी क्वालिटी का हेडफोन मेरे कानों में लगा हुआ है और मैं कुछ सुन रहा हूँ। मेरे लिए मतलब इस समय स्थिति है इस तरीके की। आपने कहा है कि तब आपको कोई नहीं जानता था। मैं कहता हूँ आज उस स्थिति में, जिस स्थिति में दनाई सर उस दिन महसूस करते उस स्थिति में आज अनिल रावत खड़ा है। लेकिन मेरे लिए आसान हो गया। आप भी अध्यापक रहे हैं, आप अध्यापक हैं और आपकी कृपा से मैं भी उसी फील्ड में, भले चाहे मैं अध्यापक नहीं हूँ, ठीक है, हम मतलब कह सकते हैं बहुत हद तक हमारा फील्ड एक है, ठीक है। और आप दोनों मंच संचालन करते हैं और मैं उस चीज़ को करना चाहता हूँ आने वाले किसी समय में, किसी एक मंच को। और मेरी मतलब बहुत कुछ है सर, मैं आपको ही सुन के, और मैं तो आज हेमंत दा को सुन के मैं ऐसा हो गया हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है। अब ये मेरी डिक्शनरी खत्म हो गई। आपकी आवाज़ और आपकी योग्यता, जैसा कि दाजू ने बताया कि जो ठहराव है वो सारी चीजें आपके अंदर है। ऐसे ही लोग, ऐसे लोगों को सुनकर ही बस मैं तो आपका आपके अंदर है। मैं आपके जो इंटरव्यू देखता हूँ ना, बड़ा बहुत खुश होता हूँ अंदर से कि बहुत कुछ सीखना है सर अभी आप। अनिल के अंदर ये इतनी योग्यता कहाँ छिपी हुई थी आज तक, जो अब निकल के आ रही है। और बहुत अच्छा आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं मन की आवाज़ जो आप निकालते हैं ना सर, अभी जो जब आप बोल रहे हैं, कहीं कोई पर्चा नहीं, कोई स्लिप नहीं, कोई। हाँ, मैं लिख के ब्लैंक हो जाता हूँ। बिल्कुल। हाँ, मैं अगर आप मुझे लिखकर 4 लाइनें देने पढ़ने को बोलेंगे तो मैं ब्लैंक हो जाऊंगा। मैं मतलब नहीं होता, मैं जितना उस बात को समझ सकता हूँ, जितना अपने जहन में बैठा सकता हूँ। और मेरा एक मानना है एंकर के तौर पे, जब तक आप किसी चीज़ को महसूस नहीं कर सकते तब तक आप उस चीज़ को उस तरीके से बयान नहीं कर सकते। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक बार किसी एक लड़की का कहीं एक्सीडेंट हो गया था और हमने सर, आपने जैसे कोविड के दौर में हमें देखा है, तो जब उसके बारे में अपील करने की बारी आई तो 3 दिन में उस लड़की के लिए अपील नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उससे मिल नहीं पाया था और मैं उसको समझ नहीं पाया था। हाँ, महसूस नहीं। जब मैंने उसको लड़की से मिला और उसके बाद जब मैं गुरुद्वारे से, मेरी अक्सर अपीलें रहती हैं इस मामले में, क्योंकि कोविड के बाद जो गुरुद्वारे का रोल मेरी जीवन में रहा है, उन्होंने भी एक बहुत अहम भूमिका बनाई है अनिल रावत को ऐसा बनाने में सर। पिछले 3-4 सालों में जो पुनर्जन्म मेरे अंदर जो व्यक्तित्व का हुआ है, जब मैंने वहाँ पर से वो अपील करी तो उसके बाद फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली बुलाया और फिर हमने उस लड़की के लिए खासा चंदा करा। तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि यार जब तुम अपील करते हो तो एक अलग वाइब्स आती है। मैंने कहा उस वाइब्स को लेने के लिए मुझे 3 दिन लग गए कि 3 दिन में मैं इस मामले में अपने आप को गुनहगार मानता रहा कि इस 3 दिन में उस लड़की के साथ कुछ भी हो सकता था। तो लेकिन मैं वही बात बता रहा हूँ दादी, मैं बहुत फील करके बोलने वाले व्यक्तित्व से रहता हूँ, मेरी कोशिशें रहती है। रिप्रोड्यूस होता है ना। हाँ, ठीक है। हाँ, जो हमारे भीतर जो वातावरण बना है वो शब्दों में जब बदल मैं वही बात बता दूं फिर वही कि मेरे लिए तो ऐसा लग रहा है कि मैं रेडियो के अमीन सानी दोनों मेरे साथ सुन रहे हैं और सम्मी नारंग मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। नहीं, मैं आपको अनिल जी एक बात और बता रहा था कि जो मैं 96 या 97, 98 की बात कर रहा हूँ आपसे, मैं संचालन के क्षेत्र में मतलब ABCD नहीं जानता था और कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी मंच पर खड़ा हो सकता हूँ। बस मन में था कि जैसा आप कह रहे हैं ना कि ऐसा मन में लगता है, तो ऐसा मन में था कि क्या दाजू के 1% के बराबर कभी हम बोल पाएंगे मंच? हम तो हरीश दनाई का 1% चाहते हैं सर। हम तो हरीश दनाई का 1%। ये तो दाजू का आशीर्वाद है। और मैं दाजू के बारे में बताना चाहूँगा कि आप इतना मोटिवेट करते हैं ना। मान लिया मैंने एक लाइन बोली, मतलब मैं संचालन कर रहा हूँ, दाजू ने मुझे आगे बढ़ा दिया, नहीं हरीश तू तो बहुत भल बुला है, आज तू ही कर ले, मैं तो मणि थक ले रहे हूँ और श्वास ले ठीक न थे। तो क्या होता था कि एक लाइन बोलने के बाद मुझे लगता था कि मैं बहुत गलत बोल गया हूँ और हेमंत दाजू क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि कैसे बोल रहा है। लेकिन वो मैं अगर गलत भी बोल गया, मुझे इतना मोटिवेट करते थे, अरे हरीश ट्वेल्व कदू बढ़िया बुला गो, आज कदू बढ़िया संचालन करो। मैं दाजी आपसे माफी मांगता हूँ, मेरे हेमंत दाजू ये हर बात में मुझे इतना मोटिवेट करके आगे बढ़ा देते हैं। और मैं सही बात कहता हूँ सर, एक बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताता हूँ। मेहनत, अगर मैं अपने फील्ड में मेहनत कर रहा हूँ, मेरे लिए मेहनत करने का सारा सरोकार जो है मेरे पास ही रहेगा, मेरे को ही मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन सही वक्त पर सही व्यक्ति जब मेरा हाथ पकड़ के ऊपर खींच ले या कोई व्यक्ति मुझे पुशअप करके आगे कर दे, वो एक बहुत बड़ा लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है कि आपके अंदर की योग्यता कोई व्यक्ति पहचान ले और उसको
मतलब आपको पुशअप कर दे, जैसे आपने उस समय कहा था कि आपका हाथ हेमंत दाजी ने पकड़ा है, शेप वो बहुत कर बहुत दे उसको ना, हाँ उसको एक शेप दे दे तो अच्छा लगेगा। हाँ, बहुत बढ़िया बात होती है। मेरी लाइफ में बहुत बड़ा जो मुझे एक जिस मतलब हमारा एक फील्ड नहीं था ये स्कूल क्षेत्र का, और मैं आज कहता हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं बहुत कम समय देता हूँ। मतलब आपकी ही शिक्षिका है मेरी वाइफ, ठीक है, हमारे लिए दोनों ये मेरे लिए सौभाग्य बात है। ठीक है नहीं, और खासी नाराजगी हमारी से आपकी रहती है कि आप अपने उस स्कूल में समय नहीं दे पाते हैं, ठीक है, हमारी ये भी नाराजगी रहती है। तो फिर मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे उस तरीका दिया, और आज फिर धीरे धीरे करके मैं उस चीज़ में आगे बढ़ पाया और मैं समझ पाया उन चीज़ों को। लेकिन मैं सुनता हूँ बहुत आपको, मैं कल भी आपसे मैंने कहा था कि आप एंकरिंग कम करेंगे, लेकिन मैं अभी जब आपसे मिल पाया तो मैं समझ पाया कि मैंने आपकी आवाज़ कहाँ सुनी हुई है। तो खासा लंबा तो अनिल जी आपने खुद कहा था ना हाँ। कि अभी मतलब आपने अपनी बात में ही कहा कि एक तो नेचुरल चीजें आनी चाहिए और एक फील के साथ जी, आनी जी, जी, चाहिए। जी। बस यही जो सूक्त वाक्य यही है कि अगर हम फील के साथ 3 दिन आपको लगे किसी शब्द को आगे उच्चारित करने जी जी, के ऐसा मेरे लिए, पास कई बार होता है तो ऐसा। कई बार होता है। तो वही है जब आप पूरी तरीके से आपके भीतर वो सारे वाइब्स आ जाते हैं, वाइब्रेशन, तब अगर वो रिप्रोड्यूस होंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा कई बार हिमंदा, मैं कई बार इंटरव्यू को इसलिए भी नहीं लेता हूँ कि मैं उस चीज़ को महसूस ही नहीं कर पाता। मैं कहता महसूस नहीं कर हूँ कि जब ऐसा भी होता है। मैं जब तक सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं किसी को कैसे सेटिस्फाई कर सकता हूँ, ठीक है, वो वाली बात है। जी सर, आप मैं तो आपको ये बता रहा था कि शायद आपने YouTube चैनल देखा होगा राजू का, हेमंदा की कहानियां। हाँ। नैनीताल तो नैनीताल ही बिल्कुल हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो चीज़ें मतलब मुझे मेरे जहन में तो थी, लेकिन मैंने उतनी मतलब क्लियर नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैंने सुना है। मैं उन कहानियों को बहुत बहुत ध्यान से और बहुत गौर से सुनता हूँ। और मतलब ये चुनाव के दौर में मेरी लाइफ डिस्टर्ब होने वाली है, क्योंकि अब मैं घर जाके हेमंदा को सुनने वाला हूँ। अब मैं हेमंदा को सुनने वाला हूँ। तो मैं हेमंदा के बारे में ये भी बता रहा था कि कविता लेखन और तमाम जो हमारे लोग गायक हैं उत्तराखंड के, उनके गाने आपने लिखे हैं। जी जी, मतलब उनकी संख्या नहीं बता सकते कितने गाने लिखे होंगे। तो इसके अलावा जो बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, जो अभी दिल्ली में उत्तराखंड भवन बना है, उसका जो उद्घाटन हुआ, उसका संचालन भी राजू ने किया। मैं एक बात रोकता हूँ आपकी, जो आपने कहा है कि दिल्ली में जो उत्तराखंड भवन का जो संचालन हुआ है वो दाजी ने उसका संचालन किया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अब मैं ये मान लूं कि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी उत्तराखंड का कोई प्रोग्राम, उत्तराखंड के लेवल का कोई प्रोग्राम होता है, वो बिना हेमंदा के अधूरा है। राष्ट्रीय उद्घोषक है आप। हाँ, मतलब जहाँ भी कोई, हम उसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। जहाँ भी कोई आपका परिचय देता तो राष्ट्रीय उद्घोषक के रूप में हम, क्योंकि अभी मैं दाजू से पूछना चाहूंगा ना, मेरा सौभाग्य है सर, मैं दाजू से जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के तमाम कार्यक्रम होते हैं उत्तराखंड में। तो मुझे एक वो याद आ रहा था, जब पिथौरागढ़ में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, तो वो जो आपने संचालन किया था, जी, वो अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट संचालन था, बहुत ही अनोखा संचालन था। दनाई जी, जब पहली बार सबसे पहले 2017 था शायद, जब माननीय मोदी जी यहाँ आए थे ना केदारनाथ जी, तो उसके लिए मुझे भेजा गया वहाँ। दिवाली के दिन वो कार्यक्रम था। हाँ जी। उसके बाद फिर पिथौरागढ़ में भी मैंने उनका कार्यक्रम किया। जब माननीय हमारे राष्ट्रपति जी यहाँ आई थी, द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनका सिविक रिसेप्शन भी देहरादून में मुझे करने का अवसर मिला। और उसके बाद 9 नवंबर को जब वो आए थे तो कल्चरल प्रोग्राम, या फिर उससे पहले हमारे प्रणब मुखर्जी जी माननीय राष्ट्रपति जी जब आए थे तो वो कार्यक्रम भी मैंने वो किया था। तो बस आप लोगों का, या फिर विंटर गेम्स हैं ओली के, और दिल्ली में दाजू जितने वो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसमें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मिला है। मैं सर एक मतलब एक बड़ा, मैं इस पूरे माहौल में एक बड़ा उल्टा सवाल पूछ लूं जी, इतने बड़े लेवल पे जाके कोई व्यक्ति इतनी सादगी से कैसे रह सकता है? ना, अरे इतना बड़ा तो महानता है, बहुत बड़ी महानता है। कैसे लोग हुए अनिल जी, कितने अभी भी, मतलब अगर अपने ही वाक्यों को, अपने ही अगर पॉडकास्ट को सुनो तो 10 गलतियां तो निकलती हैं कम से कम। तो ऐसा नहीं, कई मतलब नई पीढ़ी में जैसे आप लोग हैं, या फिर पंकज जी ना, एक लड़का मैं बता रहा था, ऐसा बोल रहे हैं ये लोग, गजब कर रहे हैं। तो फिर लेकिन आप लोग सम्मान देते हैं, तो भाई अभी मैं अब भी उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा हूँ। आप चाहे जितना इस बात से बचने की कोशिश करें कि ये वो दौर चल रहा है कि जहां आदमी उपलब्धि से पहले अहम स्वीकार लेता है। मतलब ये वो दौर चल रहा है। हम ये कहने हैं कि अगर आदमी थोड़ा सा हिट हो जा रहा है तो फिर वो समाज में फिट ही नहीं हो पा रहा है।
ठीक है ना। जबकि ये कहते हैं कि जो फिट है वो हिट है, जो हिट है वो फिट है वाली कहानी एक मैं सीधी आपको बता दूं कि आदमी, अगर आप राष्ट्रीय उद्घोषक हैं और आप मेरे जैसे एक छोटे से व्यक्ति के साथ मंच अरे संचालन, ना, ऐसा मतलब मेरा मंच साझा कर रहे हो, नहीं ये मेरे लिए उपलब्धि है आज। और मैं आपको खुद से कहता हूँ, नींद नहीं सर की, बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल साफ सुथरा। और इतनी सौम्यता, इतना कुछ होने के बावजूद मैं कहता हूँ लोग गली के किसी नेता से रूबरू हो जाए तो अहम उनके अंदर आ जाता है। आपने बड़े आसानी से राष्ट्रपतियों के नाम गिनवा दिए, प्रधानमंत्री के साथ मंच संचालन कर चुके हैं, इतना सब कुछ हो चुका है और इतनी सौम्यता, इसके बावजूद भी मतलब ये मैं पहनावे को लेकर, भाषा शैली को लेकर आप आराम से इतने मतलब इतनी सौम्यता से, इतनी सादगी से जीवन यापन कर रहे हैं, और ये सब कैसे कर पाते हैं? ना ये बस जिस दिन आदमी समझ जाएगा ना सर कि दुनिया में आपका नंबर क्या है, मतलब कैसे कैसे लोग दुनिया में, हमारे रुद्रपुर में ही मैं कल भी कह रहा था, धीरज थे, संजीव बुधौरी जी थे, हरीश थे, मैं कह रहा था आप लोग इतना अच्छा बोलने लग गए लेकिन आप सम्मान दे रहे हो मुझे, मेरे लिए यही बहुत है। अब मैं मतलब उम्र भी हो गई, बोल भी नहीं पाता, उतनी मेहनत भी नहीं है, लेकिन आप इतना अच्छा बोलने के बाद मुझे सम्मान दे रहे हैं तो फिर मुझे याद आता है कि जब इतना अच्छा अच्छा बोलने वाले लोग एक व्यक्ति को सम्मान दे रहे हैं तो फिर काहे का क्या दिखावा ना। अपने वस्तुतः अपने जो मूल अपना जो व्यक्तित्व है उसको याद रखें कि हम भी बिल्कुल सब साधारण लोग ही हुए, हम लोग ईश्वर की कभी कृपा हो गई, माता पिता का आशीर्वाद मिल गया, अवसर किसी को अवसर मिल गया तो थोड़ा आगे बढ़ गया, किसी को नहीं मिला तो अपने स्थान पर रहा। ये आप जितना आगे बढ़ गए आपका थोड़ा, आपने बहुत थोड़ा सा कह दिया है, मेरी नज़र में थोड़ा बहुत से कहीं बहुत है। अनिल जी, मैं तो कहता हूँ कि हमें दाजू का आशीर्वाद और मेरे स्वर्गीय एक बार फ्रेम में ले लें उसको, पिताजी का और हमारी माता जी जो कि भीमताल में रहती हैं, आप सबका आशीर्वाद है कि हमें कुछ करने का मौका मिल जाता, अवसर मिलते हैं, जैसा कि दाजू ने कहा कि अवसर मिलते रहे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि बड़े पेड़ की छांव में हमेशा रहना चाहिए, बड़े पेड़ के नीचे हमेशा बैठना चाहिए, फल भले ही ना मिले लेकिन छांव ठंडी मिलती है, और ठंडी छांव के बाद जो सुकून, वो एहसास है, वो मैं इस समय मौजूदा समय में। अनिल जी एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा ना, जैसे मैं हरीश में भी देखता हूँ कि अपने संगी साथियों का हमेशा आगे बढ़ाते हैं। हम सीनियर एंकर्स को ये कभी नहीं करना चाहिए कि मैं ही करूं। जब तक हम नए बच्चों को, नई पौध को आगे नहीं बढ़ाएंगे ना, तब तक फिर हमारा कुछ सीखा हुआ, थोड़ा बहुत जो सीखा है वो कहीं मायने नहीं रखता। तो जिस दिन आदमी ने ये देख लिया कि मैं ही बोलूं, बाकी मुझसे अच्छा नहीं बोल रहे हैं, ये खड़े रहें, मेरे को लेके कार्यक्रम अच्छा होगा, उस दिन फिर उसका व्यक्तिगत जो है ना, जो उसके अंदर का व्यक्तित्व है वो माइनस में जाने लग जाता है। नए बच्चों को आगे, मैं छोटी सी बात बोल के फिर ये खत्म करेंगे और आप ही लोग इसको खत्म करेंगे। छोटी सी बात बताता हूँ, मैंने कई बार सर एक बार कहीं पढ़ा था ये करके कि जो रेडियो होता है ना, रेडियो का दौर होता है, मैं आप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे फीलिंग ऐसी आ रही है कि उसमें फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती है। जब आप रेडियो में फ्रीक्वेंसी सेट कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर वो जो आवाज़ जिस तरीके से आप तक पहुंचती है और वो बिल्कुल रियल तरीके से आप तक पहुंचती है, और फिर अटैचमेंट, जिंदगी में भी वही फ्रीक्वेंसी आदमी को सेट करनी पड़ती है माहौल में, समाज में रहने के लिए। लेकिन मैं साफ सुथरे तौर में बताऊं, अमीन सयानी साहब वाली फीलिंग मुझे मौजूदा समय में आ रही है। मैं कह दूं कि बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं कि तुम्हारा बिना का, उस तरीके से मैं चाहता हूं कि काफी खासा लंबा वीडियो हो गया। हाँ, तो बस एक बात और बताना चाहूँगा, बताएं, और फिर मैं इस बार हेमंत दासी कहूँगा कि वही खत्म करेंगे। सैल सांस्कृतिक समिति, सैल परिषद रुद्रपुर जी पिछले 30 वर्षों से उत्तरायणी का कार्यक्रम इस रुद्रपुर शहर में कर रही है, और एक 31वां वर्ष है। और हेमंदा कहीं रहें, कितने ही व्यस्त रहें, कितना ही बड़ा प्रोग्राम आ जाए, अगर उत्तरायणी रुद्रपुर में है तो दाजू को हर साल यहाँ आना ही है। और ये 31वां वर्ष है दाजू को, लगातार उत्तरायणी कार्यक्रम में आकर संचालन करते हैं। और मुझे लगता है ना, बहुत सारे फोन जब उत्तरायणी की तैयारी होती है, बहुत सारे फोन आते हैं कि हेमंदा आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। केवल आधी पब्लिक तो हेमंदा को सुनने आती, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, अब मैं आज ये बता दूं कि मेरा 31 में पहला साल है, ठीक है, उत्तरायणी का। मैं तो इसे पहला ही साल मानूंगा, मतलब कई साल मैंने यहाँ दे दिया, लेकिन मेरा पहला साल आज उत्तरायणी का पहला साल मेरा चालू हुआ है। और मैं चाहूँगा कि अब आपके मुखाग्र बिंदु से ये मंच जो अब हमने इतना बड़ा पॉडकास्ट कर दिया, ये एक समापन आप करें। मैं चाहता हूँ अनिल जी कि नए लोग आगे आएँ, और उनमें क्षमता भी है नए लोगों में। आप लोगों का IQ भी हमसे बहुत ज़्यादा है, और जो नए संसाधन हैं सीखने के,
इनकी हैंडलिंग भी, हैंड ऑन ऑपरेशन भी आप हमसे अच्छा कर सकते हैं। हमारे ज़माने में तो हम क्या करते थे ना, बहुत सारी किताबों को रटते थे, पढ़ते थे, और वो मैटर आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा से अब आप एक क्लिक में बहुत ज़्यादा नॉलेज आप एकत्र कर सकते हैं। ईश्वर ने आप लोगों को आवाज़ दी है। मैं आपकी बात काट लूं, मैं कितना भी कुछ इकट्ठा कर लूं, आप शब्दावली की डिक्शनरी हैं, मैं कितना भी डिक्शनरी को पढ़ लूं, मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, मैं डिक्शनरी को पढ़ नहीं पाऊंगा। मौजूदा समय में मैं मानता हूं कि हमारे पास कितने मर्जी साधन हैं, लेकिन ये साधन हमारे लिए मतलब पर्याप्त हैं, लेकिन इन साधनों ने ध्यान भी भटका दिया है। पहले ध्यान भटकाने वाले साधन नहीं थे, इसीलिए ध्यान केंद्रित रहता था। तो बड़ी दिक्कतें हैं आज की डेट में, और मैं फिर कहता हूं कि आप जितना, मैं कहता हूँ इस सागर से मैं एक लोटा पानी ले पाऊँ, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात हो पाएगी। और हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए अपने माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, भाई बहनों के प्रति, छोटे भाइयों के प्रति, नए जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। जैसे 31 सालों से यहाँ आने की बात हुई ना, शुरुआत में तो हम बिल्कुल बच्चे ही हुए, तो दीपचंद पांडे जी और ये लीलांबर जोशी जी वगैरह ये कहते थे नहीं तो अच्छा बोल रहा, आना आना। और यहाँ तक कि नैनीताल में मैं ट्रांसफ़र हो गया था, ये नैनीताल भी आए मुझे बुलाने के लिए। तो वो दिन मुझे मतलब हमेशा याद रखने चाहिए। अगर कहीं से आपने इतना भी सीखा तो आपको फिर उसके प्रति कृतज्ञ रहना ही है, उसके प्रति आभारी रहना ही है। ये समझिए परसों रात हम लोग एक शो कर रहे थे देहरादून में, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन था ना, इन्वेस्टर्स मीट था। तो वो प्रोग्राम करने के बाद मैं यहाँ किसी भी तरह पहुँचा, क्योंकि मुझे कृतज्ञता का भाव मेरे मन में होना चाहिए। तो आप सब दर्शकों के प्रति, अनिल जी के प्रति, इनके चैनल के प्रति, दनाई जी के प्रति, और हर उस व्यक्ति के प्रति जो हमारे भारतीय परंपराओं में हमारे वैशिष्ट्य के साथ, भारतीय परंपराओं के वैशिष्ट्य के साथ ये संचालन कार्य करना अच्छा मानता है, उस सब के प्रति प्रणाम। और ऐसे ही नए लोग आते रहें, वो यही मेरी मनोकामना है, इच्छा है, ईश्वर से प्रार्थना है। और छोटी सी बात मैं अब इस मामले के साथ खत्म कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ आज मकर संक्रांति के दिन आप दोनों के दोनों मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मैं इसके बगैर ये प्रोग्राम खत्म नहीं होने वाला। मेरे आपको तो हमेशा आपको आशीर्वाद, हमेशा आशीर्वाद, इससे बेहतर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। तो साथियों, ये थे हमारे साथ हेमंत दा, और मेरे शिक्षक, मेरे गुरु, बड़े भाई, पिता समान, सब कुछ मेरे लिए हरीश दनाई जी मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाने वाले और अनिल रावत को यहाँ तक लाने वाले एक व्यक्ति हैं, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। मैंने हर बार कहा है कि एक सही व्यक्ति जब आपका हाथ पकड़ के आपको सही पथ पर संचालन करता है, तो फिर छोटा ही सही लेकिन अनिल रावत बन जाते हैं। तो बने रहिएगा ऐसी चर्चाओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।